हेलो दोस्तों, वेलकम टू पीडब्ल्यू ओनली आईएएस। डेट है आज की 8 जुलाई 2023 एंड आप सभी का स्वागत है आज के प्रीलिम बूस्टर न्यूज़ डिस्कशन के अंदर। आप यहां पर आज का न्यूज़पेपर देख सकते हो। कुछ बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज़ है, जैसे वेस्ट बंगाल के अंदर आप नोटिस करो जो इलेक्शंस हैं, ठीक है, जो लोकल लेवल के इलेक्शंस हमें देखने को मिलेंगे पंचायत रिप्रेजेंटेटिव्स के रिगार्डिंग। उसी तरह से जो राहुल गांधी जी हैं उनको उन्होंने 2019 में एक स्पीच दी थी एक पोल रैली के टाइम पे। उसके अंदर कुछ उन्होंने गलत बोल दिया था, उसके रिगार्डिंग उनको गुजरात हाई कोर्ट ने राहत नहीं दी है। ठीक है, तो कुछ इस तरह की कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज़ है जो हमें पता होनी चाहिए। उसी तरह से आप इंडियन एक्सप्रेस की भी न्यूज़ देख सकते हो। तो इन सभी चीज़ों को हम यहाँ पे आज कवर करेंगे। एक इंपॉर्टेंट चीज़ आप सभी मुझे बता रहे थे कि सर मेंस के रिगार्डिंग ना हर कोई बोलता है कि सर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करो, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करो, सबसे इंपॉर्टेंट वही हैं। पर इशू ये है कि हम अगर लिखते भी हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को, हमें पता नहीं लगता कि अच्छा आंसर क्या है। उनका एक प्रॉपर मॉडल आंसर्स कहीं भी मार्केट में हमें नहीं देखने को मिलता। अब ये एक मेजर कंसर्न था जो काफ़ी सालों से स्टूडेंट्स को फील हो रहा था। हमारी टीम ने देखो उसको भी रिजॉल्व करने की कोशिश करी है। जैसे फॉर एग्जाम्पल ये आपको मैं एग्जाम्पल देता हूँ, ये एथिक्स का है, ठीक है ना। GS4 की मैं बात कर रहा हूँ। ये GS4 का अगर आप देखोगे, ये हमारी टीम ने मॉडल आंसर्स बनाए हैं। जैसे ये 2022 में क्वेश्चन आया विजडम वाला, उसकी क्या आपकी अप्रोच होनी चाहिए, इंट्रोडक्शन में क्या लिखना है, बॉडी में क्या होना चाहिए, कंक्लूड कैसे करना है। फिर सबके एक प्रॉपर इस तरह से आपको आंसर मिलेगा, इंट्रोडक्शन का कुछ पॉइंट्स, बॉडी के कुछ कंक्लूजन के साथ ही साथ। यहाँ पर आपको वैल्यू एडिशन मटेरियल भी हर क्वेश्चन के साथ ही आपको मिल जाएगा कि कौन कौन सी अच्छी एग्जाम्पल आप दे सकते हो। चाणक्य का एग्जाम्पल, स्वामी विवेकानंद जी का एग्जाम्पल, इस तरह से बहुत अच्छे तरह से, चाहे वो GS4 हो, GS1, GS2, GS3, सारे यहाँ पे हमारी टीम ने यहाँ पे प्रिपेयर किए हैं। तो मेक श्योर कि आप इन चीज़ों को यूटिलाइज करें। तो आप सोच रहे होंगे सर मिलेंगे कहाँ पे? देखो हमारा टेलीग्राम चैनल पीडब्ल्यू ओनली एस ऑफिशियल, बिल्कुल यहाँ पर आपको इनको फ्रीली यहाँ पर डाउनलोड कर सकते हो और इनको यूज़ कर सकते हो, ठीक है ना। तो मेक श्योर आप इस टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। प्रीलिम बूस्टर की PDF तो मिलती ही मिलती है, इसके अलावा इस तरह का बहुत इंपॉर्टेंट कंटेंट, चाहे वो प्रहार हो, वो भी यहाँ पे मिल जाता है। कुछ हिंदी माध्यम के स्टूडेंट्स के भी कंसर्न थे, तो वो भी यहाँ पर बिल्कुल एड्रेस कर दिए गए हैं कि हिंदी मीडियम के नोट्स भी यहाँ पे जैसे प्रहार हो गया, आपको हमारे जो टेलीग्राम चैनल है ये आप देख सकते हो, उसका स्क्रीनशॉट ही है। पीडब्ल्यू ओनली आर्स ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल पे ये हिंदी मीडियम का कंटेंट भी अवेलेबल है, ठीक है। तो मेंस का PYQs भी आपको यहीं पे मिल जाएंगे। क्लियर है? चलो चलते हैं, स्टार्ट करते हैं डिस्कशन। पहला टॉपिक है हमारा वर्ल्ड इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट के रिगार्डिंग। अब देखो आप एक बात समझो, अगर आपको ये जानना हो कि कौन सी कंट्री के अंदर कितना ज़्यादा इन्वेस्टमेंट हो रहा है, कहीं ना कहीं उसके हिसाब से हम फिर पॉलिसीज बना पाएंगे, ठीक है, कि कौन सी कंट्री कितना अच्छा कर रही है। बाकी कंट्रीज भी उसको देख के इंस्पायर होंगी, उस तरह के कुछ यहाँ पे स्ट्रेटेजिक डिसीजन उनको लेने पड़ेंगे, राइट। तो दरअसल में जो UN सीटेड है ना, यानी कि यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट, इसकी एक फ्लैगशिप रिपोर्ट आती है हर साल, वर्ल्ड इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट। इसमें हमें यही बताया जाता है कि कौन सी कंट्री ने सबसे ज़्यादा वहाँ पे FDI आया। अब FDI आना क्लियरली क्या शो करता है, कहीं ना कहीं वहाँ पे लोगों को भरोसा है उस कंट्री के ऊपर, वहाँ पे स्टेबिलिटी है, वहाँ पे इकोनॉमिक डेवलपमेंट फ्यूचर में हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं, राइट। तो FDI के रिगार्डिंग चीज़ें बताते हैं और भी बहुत सारी चीज़ें। तो जैसे इस बार की जो 2023 की रिपोर्ट है, इन्होंने क्या बताया है कि इंडिया थर्ड लार्जेस्ट रेसिपेंट था फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट का। तो FDI इंडिया में तीसरे नंबर के ऊपर सबसे ज़्यादा आया है। सर कौन से प्रोजेक्ट्स के अंदर? द आंसर इज ग्रीन फील्ड प्रोजेक्ट्स। देखो थोड़े दिन पहले भी मैंने आपको ग्रीन फील्ड और ब्राउन फील्ड बताया था। अगर हम बात करते हैं ना ग्रीन फील्ड की, तो ग्रीन फील्ड जैसे आप इमेजिन करो, ग्रीन फील्ड मतलब एक खेत है, पूरा यहाँ पे ग्रीनरी हो रखी है, मतलब खाली खेत है एक तरह से, है कि नहीं। तो यहाँ पर क्या होता है ना, ग्रीन फील्ड के अंदर आप क्या करते हो, कुछ नई कंस्ट्रक्शन करते हो, बिल्कुल जीरो से आप कंस्ट्रक्ट करने को ही आप ग्रीन फील्ड बोलते हो। वेर एज ब्राउन फील्ड का मतलब क्या होता है कि ऑलरेडी कुछ कंस्ट्रक्शन हो रखी है, उसके अंदर आप कुछ नया, मतलब नया नहीं बोलूंगा, कुछ चेंजेस करना चाहते हो, ठीक है ना, कुछ एडिशंस कर रहे हो। तो ग्रीन फील्ड के अंदर क्या होता है कि बिल्कुल आप जीरो से स्टार्ट कर रहे हो, बिल्कुल नई कंस्ट्रक्शन। ब्राउन फील्ड के अंदर आप उसी के अंदर एग्जिस्टिंग स्ट्रक्चर के अंदर कुछ अलग चीजें यहाँ पे क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हो। तो ये जो हम बात करें ना कि थर्ड लार्जेस्ट इंडिया रेसिपिएंट था, तो वो ग्रीन फील्ड प्रोजेक्ट्स के अंदर हमें यहाँ पे देखने को मिला है। अब अगर बात करें, देखो 2021 की बात करें तो $44.7 बिलियन FDI आया इंडिया में, और 2022 में लगभग $50 बिलियन से थोड़ा सा कम है, $49.3 बिलियन टू बी एग्जैक्ट। और सबसे टॉप पर कौन थे? टॉप पर थे आपके यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका एंड यूनाइटेड किंगडम, ठीक है। उसी तरह से ना अगर हम बात करें इंटरनेशनल प्रोजेक्ट फाइनेंस की, अब आप लोग सोच रहे होंगे सर हमें FDI तो पता था, ये इंटरनेशनल प्रोजेक्ट फाइनेंस का नहीं हमें आइडिया। मैं समझा देता हूँ। देखो डिफरेंट डिफरेंट ना कुछ टाइप ऑफ सेक्टर्स होते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल आप इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करो, कुछ हो सकता है एनर्जी प्रोजेक्ट्स हो सकते हैं, कुछ आपके
टेलीकॉम प्रोजेक्ट्स हो सकते हैं। ये ज़रूरी थोड़ी है कि एक ही कंट्री में हो, ठीक है ना? हो सकता है कई बार ये प्रोजेक्ट्स मल्टीपल कंट्रीज़ के क्रॉस हमें स्पैन करते हुए देखने को मिले। अब अगर इतने बड़े-बड़े सर ये प्रोजेक्ट्स हैं कि अलग-अलग कंट्रीज़ के अंदर हो रहे हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर, एनर्जी, टेलीकॉम, ठीक है, माइनिंग हो गया, तो क्या आपको नहीं लगता कि यहाँ पर इतने बड़े प्रोजेक्ट्स की जो फाइनेंसिंग होगी, वो भी तो देखनी पड़ेगी? तो बहुत ही लार्ज स्केल के ऊपर इसकी फाइनेंसिंग हमें देखने को चाहिए होगी, ताकि इन प्रोजेक्ट्स को हम अच्छे से डेवलप कर पाएँ, उनको कंस्ट्रक्ट कर पाएँ एंड उनको ऑपरेट कर पाएँ। तो इसमें होता क्या है ना, कई बार एक लेंडर की जगह मल्टीपल लेंडर्स हमें देखने को मिलते हैं, ठीक है? हमें देखना पड़ता है कि रिस्क को कैसे हम एलोकेट करें, लॉन्ग टर्म के अंदर उसके क्या-क्या हमें यहाँ पे एक्सपेक्टेशंस हमें देखने को मिलेंगी। ये सारे एक्सपेक्ट कहाँ आते हैं? इंटरनेशनल प्रोजेक्ट फाइनेंस के अंदर। तो ये जो चीज़ें थी ना कि इसके रिगार्डिंग फाइनेंसिंग की जो मैं बात कर रहा था, तो इंडिया इंटरनेशनल प्रोजेक्ट फाइनेंस के अंदर दुनिया का सेकंड लार्जेस्ट रेसिपिएंट हमें देखने को मिला है। अब ये बात तो चलो ठीक है, हम इंडिया अच्छा काम कर रहा है, पर अगर हम बात करें ना कोविड-19 पैंडेमिक की, तो कोविड-19 पैंडेमिक का टाइम आपको याद होगा। पहले थोड़ा-सा हमारे यहाँ सिचुएशन खराब हुई, बाद में हम जैसे ही ना हम दुनिया में इंटरेस्ट रेट्स वगैरह कम हुए, उसके बाद इंडिया में भर-भर के एफडीआई आया 2020 वाले साल के अंदर, ठीक है ना? तो अगर उससे कंपेयर करें हम 2020 वाले साल के अंदर, तो वो काफ़ी ज़्यादा था और 2022 वाला उसके कंपैरिज़न में काफ़ी कम था। तो अभी हमें और काम करने की ज़रूरत है। तो अगर कुछ ग्लोबल ट्रेंड्स की बात करें तो आप नोटिस करोगे तो 5 डेस्टिनेशन मैंने आपको वैसे तो बता ही दिया, यूनाइटेड स्टेट्स, फॉलोड बाय यूके, फॉलोड बाय इंडिया। बस टॉप 3 याद कर लो, उतना आपके लिए काफ़ी होगा। प्रोजेक्ट फाइनेंस के अंदर क्या हो गया, यूएसए टॉप पे, इंडिया कहाँ पे था? सेकंड नंबर पे, यूनाइटेड किंगडम थर्ड नंबर पे। उसके साथ में अगर आप नोटिस करो, अगर हम बात करें डेवलपिंग कंट्रीज़ की, अब अगर डेवलपिंग कंट्रीज़ को डेवलप करना है, तो क्या करना है? उनको कहीं न कहीं खर्चा करना पड़ेगा, उनके यहाँ पे प्रॉपर इन्वेस्टमेंट होगी, तभी तो कहीं न कहीं जो एसडीजी गोल्स हैं, जो 2030 तक हमें अचीव करने हैं, उनको हम यहाँ पे अपने टारगेट्स यहाँ पे मीट कर पाएँगे। पर ऐसा हो नहीं रहा, ठीक है ना? हो नहीं रहा मतलब उतनी इन्वेस्टमेंट ही नहीं होगी, उतनी इन्वेस्टमेंट नहीं होगी तो वहाँ पे हेल्थ, एजुकेशन ये कैसे अच्छे हो पाएँगे? तो एसडीजी गोल्स हम अचीव नहीं कर पाएँगे। तो ऐसा देखा गया है कि जब एसडीजी गोल्स हमने लेकर आए थे, जब उनको अडॉप्ट किया था 2015 के अंदर, तब ये जो गैप था ना, मतलब जो गैप हमें मतलब जो इन्वेस्टमेंट गैप था वो $2.5 ट्रिलियन डॉलर था। आज के टाइम पर ये कितना हो गया है? $4 ट्रिलियन। तो ये एक कंसर्न का हमारे लिए कारण बन जाता है। थोड़ा-सा अगर हम यूएन सीटेट के बारे में जानने की कोशिश करें, यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट, सॉरी कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट, तो देखने को मिलेगा कि ये जो पर्टिकुलर इंटर गवर्नमेंटल बॉडी है, किसने एस्टैब्लिश की है? यूएनजीए ने, यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली ने 1964 के अंदर इसको एस्टैब्लिश किया था। इसके हेडक्वार्टर हमें जिनेवा स्विट्जरलैंड के अंदर देखने को मिल जाएँगे और ये हमारे जो यूएनडीजी है ना, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट ग्रुप एंड यूएन सेक्रेटेरिएट, उसी का ही एक हमें पार्ट देखने को मिल जाता है। रिपोर्ट किसको करता है सर? ये रिपोर्ट करता है आपका यूएनजीए को ही एंड साथ ही साथ जो हमारा इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल है। इसके अलावा भी ना वर्ल्ड इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट के अलावा भी कुछ इसकी इंपॉर्टेंट रिपोर्ट्स हैं, जैसे फॉर एग्जांपल कमोडिटी एंड डेवलपमेंट रिपोर्ट, पर सबसे इंपॉर्टेंट अगर मैं आपको रिपोर्ट बताऊं तो दैट इज ट्रेड एंड डेवलपमेंट रिपोर्ट। ये दो रिपोर्ट्स आप नहीं भूलोगे, एक तो वर्ल्ड इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट एंड ट्रेड एंड डेवलपमेंट रिपोर्ट, ये दो सबसे इंपॉर्टेंट रिपोर्ट्स हैं यूएन सीटैट की। बाकी भी हैं बट ये दो मेजर हैं। उसी तरह से लीस्ट डेवलपमेंट कंट्रीज रिपोर्ट, इन्फॉर्मेशन एंड इकोनॉमी रिपोर्ट, टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन रिपोर्ट, ये कुछ और रिपोर्ट्स यहाँ पे इसके द्वारा दी जाती हैं। नेक्स्ट टॉपिक की तरफ आगे चलते हैं, दैट इज इंडस वाटर ट्रीटी। अब आप जानते हो कि इंडस की अलग अलग ट्रिब्यूटरीज के बारे में थोड़ा सा ना पहले इनका नॉर्थ टू साउथ डिस्ट्रीब्यूशन देख लो। जैसे आप जानते होंगे कि सबसे ऊपर आता है, ठीक है, इसी तरह से याद करना है इसको, इंडस, फिर नीचे आ गया आपका झेलम, फिर आ गया आपका चेनाब, ठीक है। उसी तरह से फिर उसके नीचे अगर आप नोटिस करोगे दैट इज रावी, ब्यास एंड सतलुज। ये नॉर्थ टू साउथ आपको इसी तरह से इनका जो ऑर्डर है वो याद रखना है, ठीक है। अब एक चीज यहाँ पे और समझो, ये जो ऊपर के 3 रिवर्स हैं, इंडस, झेलम और चिनाब, यहाँ पर क्या है, इनको क्या बोलते हैं हम? वेस्टर्न रिवर्स। समझाता हूँ, डोंट वरी। और जो नीचे के 3 हैं, आरबीएस, रावी, ब्यास और सतलुज, इनको बोलते हैं क्या? ईस्टर्न रिवर्स, ठीक है। अब आप जानते हो, देखो यार, इंडिया और पाकिस्तान के बीच में बहुत सारे इश्यूज हमें देखने को मिलते हैं, तो पानी का भी तो डिस्प्यूट आएगा ही, बिल्कुल। अब ये डिस्प्यूट हमें 1960 में हमने इसको सॉल्व करने की कोशिश करी। दरअसल में क्या था ना, तो वर्ल्ड बैंक के द्वारा एक डील ब्रोकर होती है बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान, जहां पर ये बात करी जाती है कि जो ये वेस्टर्न रिवर्स हैं, कहीं ना कहीं इसके ऊपर कंट्रोल होगा किसका? हम पाकिस्तान का कंट्रोल करेंगे। नीचे के जो 3 हैं, जो ईस्टर्न रिवर्स हैं, रावी, ब्यास और सतलुज, ये इंडिया को दिए गए। पर ये जो पाकिस्तान को दिए, इसको ऐसा नहीं है कि पूरा का पूरा पाकिस्तान को दे दिया, नहीं। इंडिया भी ना यहाँ पर इस जो पानी का कुछ हद तक यूज कर सकता है। सर ये कुछ हद तक का मतलब क्या होता है? जैसे आपका हो सकता है कुछ
डोमेस्टिक यूज़ हो गया, कुछ आप इस पर्टिकुलर डील के अंदर स्पेसिफाई किया था कि एग्रीकल्चर के लिए भी कुछ हद तक इसको यूज़ कर सकते हो। साथ में जैसे आपका हाइड्रो इलेक्ट्रिक जो होते हैं, पावर होते हैं, उसको भी यहाँ पर इंडिया जनरेट कर सकता है। तो इंडिया को ये सारी चीज़ें यहाँ पे बताई गई कि आप इन पर्टिकुलर पर्पसेस के लिए इसको यूज़ कर सकते हो। इसके अलावा ना एक क्लॉज़ और भी था कि आप नॉन कंजम्पटिव यूज़ के लिए भी इसको पानी को हम यूज़ कर सकते हैं, इंडिया वाले किसको, चेनाब, झेलम और इंडस का। अब सर ये नॉन कंजम्पटिव यूज़ क्या होता है? एक सेकंड सॉरी। देखो नॉन कंजम्पटिव का मतलब बहुत ही सिंपल सा है कि ऐसा यूज जो कहीं ना कहीं आपकी पानी की जो क्वालिटी को एंड उसकी क्वांटिटी को बहुत ज़्यादा हैम्पर ना करे, ऐसा हम यूज़ कर सकते हैं। अब इसी के अंदर आपका हाइड्रो पावर आ गया, आपका रिक्रिएशन फैसिलिटीज़ आ गया, आपका टूरिज्म आ गया, आपका नेविगेशन आ गया, आपका ट्रांसपोर्टेशन आ गया। तो ये अलग अलग चीज़ें हम यहाँ पे कर सकते हैं। एनवायरनमेंट को लेट्स से कोई कंजर्व करना हो, वाटर वेस्ट कुछ इंडस्ट्रियल प्रोसेस करने हो, कूलिंग सिस्टम यूज़ करना हो पावर प्लांट्स के अंदर, तो ये सारी चीज़ें भी हम कर सकते हैं। बस ध्यान में ये देना है कि पानी की क्वालिटी और जो पानी की क्वांटिटी होती है, वो बहुत मेजर रिड्यूस ना हो जाए। गेटिंग द पॉइंट? तो ये सारी चीज़ें इस पर्टिकुलर 1960 की जो इंडस वाटर ट्रीटी थी उसके बारे में यहाँ पे बात करी गई इस चीज़ के अंदर। तो इस तरह से ये क्या-क्या बातें हुई हैं, ये सारी बातें आपको ध्यान में रखनी है। ये जो हम समझ ही गए कैसे-कैसे पानी एलोकेट हुआ, और यहाँ पर ना हमने पीआईसी बना दिया, परमानेंट इंडस कमीशन। सर इसका मतलब क्या है? देखो कल को कुछ चीज़ें होंगी, ठीक है? कुछ यहाँ पे इन्फॉर्मेशन एक्सचेंज हो गया या फिर मान लो कुछ कॉन्फ्लिक्ट आ गया, तो कहीं न कहीं इसके थ्रू हम रिज़ॉल्व कर पाएँगे परमानेंट इंडस कमीशन के थ्रू। तो ये एक तरीका यहाँ पे बताया गया। ठीक है, जो वेस्टर्न रिवर्स की हम बात कर रहे थे बेसिकली इंडस, झेलम और चेनाब, उसका मिनिमम स्टोरेज लेवल हमें मेंटेन करना है बेसिकली। अगर आप नोटिस करोगे तो इंडिया स्टोर कितना कर सकता है? 3.75 MAF। MAF का मतलब क्या होता है? मिलियन एकड़ फुट हम पानी इतना यहाँ पे अपने यहाँ पे स्टोर कर सकते हैं फॉर कंजर्वेशन एंड फ्लड स्टोरेज पर्पसेस के लिए। इसके अलावा एग्जिट प्रोविजन की हम बात करें तो इंडस वाटर ट्रीटी के अंदर कोई यूनिलैटरल एग्जिट प्रोविजन नहीं है। अगर आपको कहीं ना कहीं अगर हमें बाहर आना है तो दोनों कंट्रीज को म्यूचुअली अग्री करना पड़ेगा और एक नया पैक्ट हमें यहाँ पे रेटिफाई करना पड़ेगा। तो 10 साल का एक तरह से ट्रांजिशन पीरियड दिया गया था, ठीक है ना? तो उस तरह के बाद अब तो ये टाइम बीत चुका है। अगर आप नोटिस करोगे यहाँ पर ना 3 स्टेप का एक डिस्प्यूट रेजोल्यूशन मैकेनिज्म दिया गया है। बेसिकली जो आर्टिकल 9 है ना ट्रीटी का, तो 3 तरह से उसको डिवाइड करता है। देखो पहला पार्ट है क्वेश्चन। क्वेश्चन मतलब जैसे आप सवाल जवाब करते हो, तो अगर मान लो कुछ क्वेश्चंस आते हैं, कुछ सवाल जवाब हैं, तो ऐसे कुछ हैं, तो पहले आप उनको जो पीआईसी है, परमानेंट इंडस कमीशन, आप वहीं पर उसको रिजॉल्व कर लोगे या फिर इंडिया और पाकिस्तान आपस में उनको रिजॉल्व कर लोगे। इसका अगला प्रारूप आता है कि आपके क्वेश्चंस नहीं, आपके कुछ डिफरेंसेस हैं, ठीक है ना? कि इंडिया का कुछ और ओपिनियन है और पाकिस्तान का कुछ और ओपिनियन है। ऐसे टाइम के ऊपर वर्ल्ड बैंक के द्वारा, ठीक है, कुछ एक तरह का न्यूट्रल एक्सपर्ट अपॉइंट किया जाएगा, ताकि ये जो इस तरह के कुछ टेक्निकल डिफरेंसेस है ना, तो यहाँ पर उसके थ्रू हम या इसको रिजॉल्व कर सकते हैं। फिर इसके बाद भी एक लेवल हो सकता है कि एक तरह से डिस्प्यूट ही बन गया, ठीक है, पूरा मतभेद ये बहुत अच्छे लेवल का बन गया, बहुत ही डिफिकल्ट लेवल का मतभेद बन गया। ऐसे टाइम के अंदर क्या होगा, आप कहाँ अप्रोच कर सकते हो? कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन के अंदर। तो इस तरह से 3 स्टेप का एक मैकेनिज्म बनाया था, क्वेश्चन, डिफरेंसेस और डिस्प्यूट। तो आई होप ये भी आप समझ गए होंगे। तो पाकिस्तान के सर क्या-क्या इश्यूज हैं? क्यों इतना पाकिस्तान बोलता है इंडस वाटर ट्रीटी के रिगार्डिंग? देखो जैसे इंडिया ने ना किशन गंगा हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी प्रोजेक्ट बनाया है। सर ये कहाँ पर है? ये देखो किशन गंगा नदी के ऊपर ही है। दरअसल में जो हमारी जो झेलम रिवर है ना, तो झेलम रिवर की एक ट्रिब्यूटरी है किशन गंगा, जिसको आप नीलम रिवर से भी जानते हो। उसके ऊपर इंडिया ने किशन गंगा हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी प्रोजेक्ट बनाया है। पाकिस्तान ये बोलता है कि इससे कहीं न कहीं जो पाकिस्तान में पानी आएगा वो कम हो जाएगा। उसी तरह से रातले हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट इंडिया बना रहा है, ठीक है ना? बनाया है बेसिकली चेनाब रिवर के ऊपर। तो इसके रिगार्डिंग भी सेम यहाँ पे पाकिस्तान कंसर्न्स यहाँ पे रेज़ करता रहता है। तो ये सारे इश्यूज़ हमें यहाँ पे देखने को मिलते हैं। अगले टॉपिक की तरफ चलते हैं, दैट इज सैल्वेक्स। अब सर सैल्वेक्स क्या है? देखो सैल्वेक्स समझना, इसकी फुल फॉर्म सैल्वेज एंड एक्सप्लोजिव ऑर्डिनेंस डिस्पोजल एक्सरसाइज। किसके बीच में सर? इंडिया एंड यूएसए के बीच में। सर ये तो समझ आ गया, चलो इंडिया और यूएसए के बीच में है, पर ये सैल्वेज मैरीटाइम क्या होता है और ये जो एक्सप्लोजिव ऑर्डिनेंस, ये इन इन सभी चीज़ों का क्या मतलब है? देखो मैं समझाता हूँ दोनों का मतलब। एक होता है मैरीटाइम, मैं समझा, एक सेकेंड, मैरीटाइम सैल्वेज, इसको समझते हैं। देखो कभी आपने नोटिस किया है कि कई बार लेट्स से कुछ ओशियन या सी के अंदर कई बार लेट्स से हमारे कुछ वेसल्स फंसे हुए हैं, कुछ कार्गो मान लो फंसा हुआ है, और हमें डर है कि कहीं ना कहीं हमारी शिप्स हैं वो डैमेज हो सकती हैं, हमारा जो कार्गो डैमेज हो सकता है, और वहां पर जो इन्वायरमेंट है, जो मेरीन इन्वायरमेंट है,
वो भी डैमेज होगा। ठीक है, किसी भी कारण की वजह से, कई बार अच्छा साइक्लोन आ गया, कुछ नेचुरल डिजास्टर आ गया, कोई और एक्सीडेंट आ गया, या कोई भी ऐसे सर्कमस्टांसेस हो गए, तो कुछ भैया इन जो हमारे कार्गोज हैं, कुछ वेसल्स हमारी जो फंसी हुई हैं, इनको कुछ ना कुछ असिस्टेंस तो देनी पड़ेगी ना, नहीं तो ये डूब जाएंगे, इनको कुछ इश्यूज आ जाएंगे। ठीक है ना। तो ऐसे टाइम के ऊपर हम क्या करते हैं, हम सैल्वेज ऑपरेशन रन करते हैं। ठीक है, इसी को बोलते हैं मैरीटाइम सैल्वेज। बेसिकली आप क्या करते हो, आप अपने वेसल्स की, आप अपने कार्गो की, जो भी आपके वैल्यूएबल एसेट्स हैं, और साथ साथ वहाँ का जो मेरीन एनवायरनमेंट है, उनको हम कैसे प्रोटेक्ट कर पाएं, उसी को बोलते हैं मैरीटाइम सैल्वेज। तो हमारी कुछ टेक्निक्स होती हैं, कुछ इक्विपमेंट होता है कि ऐसे समय के अंदर कैसे काम करना है। तो ये एक तरह की एक्सरसाइज हमें इंडिया और यूएस के बीच में देखने को मिली है, जहां पर सैल्वेज की बात हो रही है, मैरीटाइम सैल्वेज की। उसी तरह से ईओडी, एक्सप्लोसिव ऑर्डिनेंस डिस्पोजल। सर इसका मतलब क्या होता है? देखो इसका मतलब आप लोगों ने कई बार देखा होगा ना, कुछ हमारी एक्सप्लोसिव डिवाइसेस होती है जो फट सकती हैं। ठीक है ना। तो वहां पर हम उनको कैसे, उनको सेफली आइडेंटिफाई करें कि भैया ये बम है, ये फटने वाला है या नहीं फटने वाला, उनको असेस करें। ठीक है ना। और उस वहां पर भी जो लोग हैं, जो आसपास का एरिया है, हम उसको कैसे प्रोटेक्ट कर पाए, ये सारी चीजें। तो इस पर्टिकुलर ईओडी के अंदर क्या हुआ, इंडिया और यूएस कैसे कहीं ना कहीं कोऑर्डिनेट करेंगे, बेसिकली डिटेक्शन कैसे करनी है। यहाँ पर भी नई नई टेक्निक्स हैं, एक्सरे वगैरह तो आप सभी जानते ही होंगे, आपको मेटल डिटेक्टर्स हो गया, आपके स्पेशलाइज्ड रोबोट्स हो गया, ये कैसे काम कर सकते हैं। तो इंडिया और यूएसए के जो थ्रू ये एक्सरसाइज हो रही है आपस में बीच में, सेल्वेक्स नाम की, तो ये दोनों चीजें यहाँ पे देखने को मिल जाएंगी। एक दोनों दूसरी कंट्रीज एक दूसरे से सीख सकती हैं, कहीं ना कहीं चीजों को अकॉर्डिंगली वर्क कर सकती हैं, तो एक साथ अपने एक्सपीरियंसेस शेयर करेंगी। ध्यान रखना, इंडिया और यूएस इस तरह की एक्सरसाइज के अंदर 2005 से पार्टिसिपेट कर रही हैं। आपको ये लैंड में भी और सी में भी देखने को मिल जाएगा। ठीक है ना। इससे होगा क्या, एक दूसरे की बेस्ट प्रैक्टिसेस हम जानेंगे। इंडिया की तरफ से आईएनएस निरीक्षक हो गया, और यूएस नेवी की तरफ से यूएसएनएस सेल्वर यहाँ पे पार्टिसिपेट कर रहे हैं। ठीक है, तो ये चीजें आपको पता होनी चाहिए। नेक्स्ट टॉपिक की तरफ आगे चलते हैं, मेटा रोल्स आउट थ्रेड। देखो मेटा के बारे में आप सब जानते होंगे, मेटा क्या है, एक तरह की जो फेसबुक की हमें पेरेंट कंपनी यहाँ पे देखने को मिलती है। ठीक है ना। जैसे आप ट्विटर के अंदर नहीं आप बात करते आप हैशटैग्स वगैरह की, तो ट्विटर की तरह ही सिमिलर ऐप यहाँ पे मेटा के द्वारा बनाई गई है, जिसका नाम क्या है, थ्रेड्स। अब ये जो ऐप है ना, ये इंस्टाग्राम से लिंक्ड है आपकी। ठीक है, काफी लंबे टाइम से इसकी बात करी जा रही थी, जनवरी से ये चीज डेवलप हो रही थी। अब ऐसा नोटिस किया गया है कि ये ऑलमोस्ट सेम ऐप है, मतलब कुछ चेंजेस हैं डेफिनेटली, ऐसा सेम तो नहीं बोलूंगा, पर काफी सारे सिमिलर फीचर्स हैं जो हमें ट्विटर के अंदर देखने को मिलती हैं। जैसे फॉर एग्जांपल, आप जैसे ट्विटर के अंदर कुछ कंटेंट लिख सकते हो, तो यहाँ पर भी आप 500 कैरेक्टर्स तक का कंटेंट लिख सकते हो। कुछ हद तक आपको फोटोज और वीडियोस भी आप यहाँ पे डाल सकते हो, पर मेजर इसको एज अ कंटेंट बेस्ड यहाँ पे प्लेटफॉर्म बनाने की यहाँ पे कोशिश करी गई है, सिमिलर टू जैसा कि हमें ट्विटर के अंदर भी देखने को मिलता है। अब ट्विटर के अंदर दरअसल में ना काफी सारे टाइम से कुछ इश्यूज आ रहे थे, कुछ यहाँ पे पैसे चार्ज किए जा रहे थे आपके ब्लू टिक्स के लिए, साथ में ही एक पर्सन कितना कंटेंट देख सकता है एक टाइम के अंदर। ठीक है, उसके ऊपर भी कुछ क्वेश्चन थे, पेज व्यूज आप कितने कर सकते हो। ऐसा जब से एलोन इलोन मस्क ने ना, जब से ट्विटर को टेक ओवर किया है, तो कुछ ट्विटर के रिगार्डिंग भी कंसर्न्स थे। ठीक है ना। अब फेसबुक के द्वारा या मेटा के द्वारा इसको थ्रेड्स को रोल आउट करा गया है, तो ट्विटर का एक अच्छा ऑल्टरनेटिव बनाने की यहाँ पे एक तरह से आप कोशिश इसको मान सकते हो। तो ये थोड़ी सी बेसिक न्यूज ही थी जो आपको पता होनी चाहिए थी। देखो इसके पहले भी ना बहुत सारे ऑल्टरनेटिव्स हमने देखने को मिले हैं। इंडिया में भी आप जानते होंगे कू प्लेटफॉर्म के बारे में, उतना ज़्यादा सक्सेसफुल ये नहीं हो पाया जितना हमने एक्सपेक्ट किया था। ठीक है, कुछ हद तक था, बट बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल नहीं हो पाया। उसी तरह से बहुत सारे और प्लेटफॉर्म थे, जैसे ब्लू स्काई हो गया। ये बनाया गया है ट्विटर के जो को फाउंडर थे, जैक डॉर्सी। ठीक है, उससे पहले जब अब तो एलन मस्क के पास है, उसके पहले जैक डॉर्सी इसको रन किया करते थे, उसके सीईओ हुआ करते थे ट्विटर के, तो उनके द्वारा ब्लू स्काई बनाया गया, एक तरह का ट्विटर का ही अल्टरनेटिव है। मैस्टोडॉन हो गया, सब स्टैक नोट्स, ये कुछ तरह के ट्विटर के ऑल्टरनेटिव्स हमें आज के टाइम देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट टॉपिक की तरफ आगे चलते हैं, दैट इज एम्बर ग्रीस। इसको समझ लेते हैं कि आखिर ये सर एम्बर ग्रीस क्या है। देखो पहले भी मैंने एक बार वैसे बताया था आपको, मैं समझाता हूँ। स्पर्म वेल्स जो होती है ना, उनके साथ लिंक्ड है एम्बर ग्रीस, राइट। अब काफी सारी ना इसके रिगार्डिंग थ्योरीज हमें देखने को मिलती हैं। कुछ लोग बोलते हैं ये थ्योरीज ठीक हैं, कुछ लोग बोलते हैं थ्योरीज गलत हैं। मैं थोड़ा सा आपको बताने की कोशिश करता हूँ। काफी सारी थ्योरीज ये बोलती हैं कि स्पर्म वेल का ना जो उल्टी होती है, उसका जो बेसिकली जो वॉमिट होता है, उसके अंदर से हमें इस तरह का ये प्रोडक्ट देखने को मिलता है। सर ये प्रोडक्ट है क्या? देखो ये प्रोडक्ट एक तरह का हमें वैक्सी सब्सटेंस होता है। ठीक है ना। अब ये वैक्सी सब्सटेंस इतना अच्छा और इतना इंपॉर्टेंट होता है ना, कि अगर आप इसको नोटिस करोगे तो इंटरनेशनल मार्केट के अंदर इसकी कीमत इस तरह से है कि 1 किलो एम्बरग्रीस आपको 1 करोड़ हो गया, 2 करोड़ हो गया, ऐसे बिकता है। तो बहुत ही ज्यादा ये एक्सपेंसिव हमें देखने को मिलता है।
ठीक है, इसी को बोलते हैं वेल वॉमिट के नाम से भी बोलते हैं, ठीक है ना, ग्रे एम्बर के नाम से भी बोलते हैं। पर कुछ लोग बोलते हैं कि नहीं सर, ये वाली थ्योरी तो गलत है, ऐसा नहीं होता कि इसके वॉमिट में से निकलता है। तो ये लोग कुछ इस तरह से लोग इसमें डिसएग्री भी करते हैं। बट इतना जरूर है कि कहीं ना कहीं ये जो स्पर्म वेल्स की जो गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट है, वहां पर हमें ये देखने को मिलता है, उसके अंदर ये पाया जाता है। कई बार मान लो जब ये स्पर्म वेल की इनकी डेथ हो जाती है ना, तो वहां पर भी स्पर्म वेल्स के अंदर से हमें ये पर्टिकुलर प्रोडक्ट हमें मिल जाता है। अब आप लोग समझ गए होंगे कि सर अच्छा प्रोडक्ट तो है, पर इतना भी क्या हो गया कि 1 करोड़ 2 करोड़ 1 किलो का, इतना क्या यहाँ कहाँ यूज कर रहे हैं इसको। देखो मेजरली इसको यूज किया जाता है आपके जो बहुत ही एक्सपेंसिव जो परफ्यूम्स वगैरह बनते हैं, ठीक है ना। कुछ एक्सपेंसिव आप परफ्यूम देखते हो ना कि 10,000 15,000 वाले जो परफ्यूम्स होते हैं, या उससे भी महंगे होते हैं, आप मतलब आजकल तो 1 लाख तक के परफ्यूम्स भी आते हैं, उनके अंदर इनको यूज किया जाता है। स्पेशली जो मस्क की जो मतलब स्मेल होती है ना, वो हमें यहाँ से देखने को मिल जाती है। तो इस तरह से वो एक्सपेंसिव परफ्यूम्स हमें बनाने के अंदर यूज होता है। पहले के टाइम के अंदर अगर मान लो किसी अल्कोहलिक बेवरेज हो गया, फूड को कुछ फ्लेवर देने के लिए होता था, बट आज के टाइम पे इसको बहुत ज़्यादा यूज उस पर पर्टिकुलर पर्पज के लिए नहीं किया जाता। बहुत ही एक तरह का रेयर सब्सटेंस है, जैसे मैंने आपको बताया ना, इसको कई बार ना फ्लोटिंग गोल्ड भी बोलते हैं। फ्लोटिंग गोल्ड क्यों बोलते हैं? क्योंकि एक तरह से ये हमें समुद्र के ऊपर कई बार तैरता हुआ देखने को मिल जाता है, और इतना एक्सपेंसिव है तो एक तरह की गोल्ड ही है एक तरह सा, ठीक है ना। तो इस तरह से इसको इस नाम से भी हमें जाना जाता है, ठीक है। बाकी वैक्सी होता है, रेड ब्राउनिश हमें देखने को मिलता है, कई बार कलर इसका चेंज होता है, ग्रे और ब्लैक की तरह भी देखने को मिल जाता है। अब ध्यान क्या रखना है कि इंडिया के अंदर ना बिल्कुल ये बैन है, ना आप इसका ट्रेड कर सकते हो, ना ही आपका इसको आप अपने पास रख सकते हो। कई बार ऐसी ना न्यूज आती रहती है कि मुंबई पुलिस ने इसको पकड़ लिया, उसको पकड़ लिया इस चीज के रिगार्डिंग, तो इंडिया में बिल्कुल ही बैन है इसके ऊपर। स्पर्म वेल्स के बारे में थोड़ा अगर हम बात करें, तो आपको वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट की शेड्यूल 2 में देखने को मिलेगा। IUCN की स्टेटस लिस्ट के अंदर आपको वल्नरेबल, और साइट्स के अंदर अपेंडिक्स 1 के अंदर आपको देखने को मिल जाएगा। ये स्पर्म वेल्स आपको टेम्परेट और ट्रॉपिकल वाटर्स में देखने को मिल जाएंगी पूरी दुनिया भर में, राइट। तो ये कुछ टॉपिक्स जो आज हमें डिस्कस करने थे, इसी के बेस के ऊपर आपको मैं 3 क्वेश्चन दे रहा हूँ। इन तीनों क्वेश्चन का आंसर मुझे आप नीचे कमेंट्स में बताओगे, कौन सा ठीक है कौन सा गलत है। कल जो आपको क्वेश्चन दिए थे उनका मैं क्विकली आपको आंसर बता देता हूँ। एक था जिमेक्स के बारे में, तो जिमेक्स क्या जापान और इंडिया के मैरिटाइम एक्सेस है, बिल्कुल ठीक बात है। इंटरनेशनल सीबर्ड अथॉरिटी, क्या इसके हेडक्वार्टर्स हमें बीजिंग चाइना के अंदर देखने को मिलेंगे? द आंसर इज फॉल्स, ये आपको जमैका, किंगस्टन जमैका में आपको देखने को मिलते हैं। ताइपेई इकोनॉमिक एंड कल्चरल सेंटर इंडिया में एस्टेब्लिश हो रहा है, पर क्या न्यू दिल्ली में हो रहा है? नहीं, ये बात हो रही है किसकी? मुंबई सिटी की। उसी तरह से CMB कंबर मोजाइक वायरस, कल हमने पढ़ा था CMB TOMB के बारे में, तो बिल्कुल जो CMB है वो एफिड्स के द्वारा ही यहाँ पे स्प्रेड किया जाता है, तो ये बात यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट हमारी हो जाएगी। इसके साथ में मैंने आपको एक होमवर्क भी दिया था ओपन सोर्स डिजिटल प्लेटफॉर्म्स के बारे में, राइट। इसको एक बार समझ लेते हैं कि आखिर ओपन सोर्स डिजिटल प्लेटफॉर्म होते क्या हैं। देखो जब मैं बात करता हूँ ओपन सोर्स डिजिटल प्लेटफॉर्म की, तो बेसिकली कहने का मतलब जो इनका सोर्स कोड होता है, सोर्स कोड आई एम श्योर आप समझते होंगे, बेसिकली उसको जो बनाने के पीछे का जो तरीका होता है, जो सोर्स कोड होता है वो ओपन होता है, आप में से कोई भी उसको एक्सेस कर सकता है। जैसे VLC है ना, उसको भी आप कहीं ना कहीं एक्सेस कर सकते हो। उसी तरह से जैसे बहुत सारे ओपन सोर्स चीजें देखने को मिलती हैं, ठीक है। जैसे आपका ये लिनक्स वगैरह चीजें होगी ना, ये सारे ओपन सोर्स ही होती हैं। बेसिकली कोई भी डेवलपर हो गया, कोई भी यूजर हो गया, वो इसको एक्सेस कर सकते हैं, और कहीं ना कहीं इसी का ये फायदा होता है, ठीक है। एक तरह से आप फ्रीली उसको यूज कर सकते हो, उसको आप बेहतर बनाने के लिए आप उसको यूज कर सकते हो। तो ये जो हमारे यहाँ पे प्लेटफॉर्म्स है ना, जैसे आप बात कर लो आरोग्य सेतु की। आरोग्य सेतु क्या था? जो कोविड-19 पेंडेमिक के टाइम के ऊपर कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग के लिए हमें हेल्प करता था, ठीक है ना, कि कितना पॉसिबिलिटी है आपको कहीं ना कहीं कोविड-19 होने की, कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग में काफ़ी इसने हेल्प करी। ये भी एक ओपन सोर्स ही है। जब हम बात करते हैं कोविन की, तो ये भी आप जानते होंगे जो वैक्सीन वगैरह के लिए, ठीक है ना कहीं ओपन सोर्स प्लेटफॉर्म ही था। हमारी मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर ने इसको बनाया था। उसके अलावा अगर मैं बात करूं जैसे डिजी लॉकर की, डिजी लॉकर जैसे मैं पर्सनली भी खुद भी यूज़ कर सकता हूँ, ठीक है। आप लोग भी यूज़ करते होंगे, जो आपके कुछ इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स हैं वो यहाँ पर आप इसके अंदर स्टोर और एक्सेस कर सकते हैं। जब हम बात करते हैं दीक्षा की, ठीक है, तो दीक्षा के बारे में भी आप जानते ही होंगे, ठीक है। टीचिंग और लर्निंग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट ये हमें एक प्लेटफॉर्म हमें देखने को मिलता है। तो ये सारे आपके ओपन सोर्स प्लेटफॉर्म्स ही हैं। तो इसका सही आंसर क्या बनेगा? ऑप्शन नंबर डी, 1 2 3 एंड 4। अगर आपको इस लेक्चर की PDF चाहिए, तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल PW Only as ऑफिशियल पे जाके इस लेक्चर की PDF को एक्सेस कर सकते हो, एंड अपनी प्रिपरेशन को और भी बेहतर बना सकते हो। आई होप फ्रेंड्स आप सभी को ये लेक्चर अच्छा लगा होगा। इसी तरह से आप भी अपने एंड पे हार्डवर्क करते रहिए। गुड बाय एंड गुड लक।